नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं मतलब उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है हमारे नाइन्थ में। और इसके अलावा कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं हम पढ़ते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, सिमिलरिटी होता है, सिमिलर ट्राइंगल या क्वाड्रेटर होता है। इस तरह के सभी चैप्टर्स में वो बेसिक चीज काम आती है। मतलब अगर वो नहीं आया तो फिर क्या है कि हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या उन चीजों को उन बड़े बड़े डायग्राम्स में ढूंढते ही रहते हैं कि कैसे क्या होगा। तो बहुत बेसिक सी चीज है, पर आज हम समझेंगे। देखो, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। क्या होती है लाइंस, क्या होते हैं एंगल्स? देखो यार, हर शेप जो होता है ना, ज्योमेट्री के अंदर हर शेप जो होता है वो मतलब किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी स्ट्रक्चर की या सभी की अपन कह सकते हैं एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है कि वो कहां से बनी है, किससे बनी है। जैसे हम अपनी बिल्डिंग की बात करें, अपने हाउसेज की बात करें, मकानों की बात करें, घरों की बात करें, कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, तो सभी की एक बेसिक नीड होती है, ब्रिक्स होती है, ईंटें, ठीक है ना। कोई ना कोई बेसिक यूनिट सबकी होती है कि जैसे हमारा मकान है, ईंटों से बना हुआ है, छोटी छोटी कई सारी ईंटें, कई सारी ब्रिक्स में लगाई हुई है, तब जाकर वो एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही शेप में क्या होता है, शेप इसमें फिगर्स में या शेप में या इनमें बात करें अपन ज्योमेट्री के अंदर, तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होती है इसकी वो होती है पॉइंट, ठीक है ना। जितने भी शेप है, देखो पॉइंट तो एक ऐसा शेप है जिसका कोई साइज नहीं होता, ठीक है ना। पॉइंट सिंपल एक डॉट। अब ऐसे कई सारे डॉट्स को मिलकर क्या बनती है, बहुत सारे डॉट्स में आसपास से मिला दूं तो इस तरह से क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। इन बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। और बहुत सारी लाइंस को मिलाकर, इतनी सारी लाइंस को मैं एक साथ पैरेलल में अगर अरेंज कर लूं ऊपर नीचे करके, तो क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा, इस तरह का प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना। इन्हीं प्लेन से सॉलिड बने हुए हैं, तो वही चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं लाइंस एंड एंगल्स की। देखो, लाइन क्या होती है, सिंपल फटाफट फटाफट छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जल्दी समझेंगे हम। देखो, लाइन क्या होती है, तीन चीजें होती है इसमें, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तीनों में डिफरेंस समझो। लाइन क्या होती है, देखो लाइन में और इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहां पर लाइन में क्या होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कहां से स्टार्ट है कहां से एंड हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। ये दोनों तरफ से इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है ना। ये भी इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, विच हैज नो एंड। लाइन का कोई एंड नहीं होता, विच हैज नो एंड। इसलिए हम दोनों साइड क्या लगाकर रखते हैं, एरो लगाकर रखते हैं। मान लो इसको ए नाम दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर इसको बी नाम दिया, तो लाइन को हम लिखेंगे इस तरह से, ए बी, ऊपर एरो कर, दोनों तरफ एरो का साइन लगाकर, ठीक है। ये होती है रे। रे जिसका आप कह सकते हो कि विच हैज वन एंड, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, चाहे उधर से लो, स्टार्टिंग पॉइंट लो या एंड पॉइंट लो। एंड का मतलब होता है एक सिरा, एक तरह से, या इधर का हो या इधर का हो। तो इसका एक एंड पॉइंट होता है पर दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब स्टार्ट तो होती है कहां से हो रही है, पर इसका एंड पता नहीं कहां तक जाएगी। तो ऐसी किसी भी रे को हम लिखेंगे तो इस तरह से एरो लगाकर, इसी की फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर एरो लगा दो इस तरह का, इसे बोलते हैं अपन रे। रे यहां पर होता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब होता है पार्ट, किसी भी लाइन का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो हमने निकाल कर रख दिया। देखो, आप इसे मेजर नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, इसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है। मतलब यहां पर लाइन सेगमेंट के लिए अपन कह सकते हैं कि विच हैज टू एंड्स, विच हैज टू एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है हमको, इसका एंड पॉइंट भी पता है। इसे अपन कहते हैं लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन का एक पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। लाइन रे और लाइन सेगमेंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, विच हैज नो एंड। रे विच हैज वन एंड, लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंड। इस इन दोनों को आप मेजर नहीं कर सकते, इनको मेजर कर सकते हो इसको, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये तीन चीजें होती हैं, तीनों में डिफरेंस होता है। देखो, हर लाइन, लाइन हो, रे हो, लाइन सेगमेंट हो, कुछ भी हो, मैंने बताया था बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, पॉइंट होती है। इन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं एक छोटी सी लाइन की भी ड्रॉ करूं ना, लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रॉ करूं, तो इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये तीन चीजें। इसके अलावा आप देखो, इन्हीं लाइंस के अंदर अगर अपन बात करें, इन्हीं लाइंस के अंदर अगर बात करें अपन, तो लाइनों में क्या क्या होता है, देखो, एक तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस,
इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करती है किसी कॉमन पॉइंट पर। दो लाइन में इस तरह से क्रॉस कर दूं, ये जहां पर कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है ना। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करती है, सिंगल पॉइंट पर क्रॉस करती है, कॉमन पॉइंट पर क्रॉस करती है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी भी तरह की हो सकती है, ये भी हो सकती है। देखो यहां भी एक पॉइंट पर क्रॉस कर दिया, सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पर क्रॉस करती है, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। इसी के अलावा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, विच डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर नेवर, कभी नहीं करती, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस इस तरह की लाइंस होती है। ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं, ये हमेशा काम आएंगी। ये पैरेलल लाइन से पैरेलल रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक ठीक है ना, रेलवे ट्रैक होता है तो वो पैरेलल ही चलता है हमेशा। अगर सोचो रेलवे ट्रैक पैरेलल चलता चलता ऐसा हो जाए तो ट्रेन के पहियों के बीच में तो गैप इक्वल होता है ना। तो अगर आप ऐसे सीधे चलते ट्रैक को अगर ऐसे थोड़ा सा कम कर दो, उसकी डिस्टेंस कम या ज्यादा कर दो, तो वो क्या पहिए चौड़े हो जाएंगे क्या? नहीं ना, ठीक है ना। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रेलवे ट्रैक में आपको इस तरह से नजर आता होगा इंटरसेक्ट करता हुआ, पर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होता। वो दो ऐसे जाती है और दो ऐसे आती है, रखती रहती है हमेशा, वो पैरेलल ही है, ठीक है। तो दो लाइंस, when two or more lines do not intersect with each other, when two or more lines do not intersect, then they are called parallel lines। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। आप इनको कितना भी आगे बढ़ा दो, आगे पीछे तक कितना भी एक्सटेंड कर दो आप, इनके बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा पैरेलल रहेंगी। थोड़ी सी भी चेंज होती है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, पर नहीं तो फिलहाल ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगे। आप कितना भी आगे पीछे इनको एक्सटेंड कर दो, ये होती है पैरेलल लाइंस, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद होती है कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस भी कुछ ऐसी होती है, बस उसमें थ्री और मोर लाइंस होती है। तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक दूसरे को, या तीन या तीन से ज्यादा लाइन, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक सिंगल कॉमन पॉइंट से पास होती है इस तरह से, इन्हें कहते हैं अपन कॉन्करेंट लाइन। और भी हो सकती है, ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही है, या अपन कह सकते हैं कि एक ही सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, तो इसे अपन कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। ये सारी क्या है? कॉन्करेंट लाइन है, थ्री और मोर देन थ्री, इन्हें कहते हैं अपन कॉन्करेंट लाइंस, जो कि एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस होती है, कॉमन पॉइंट से पास होती है सारी लाइंस, ठीक है। इसके अलावा आप देखो इसके अलावा एक पेयर होता है परपेंडिकुलर्स का, परपेंडिकुलर लाइंस का। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन हमने ड्रॉ की थी, दो इंटरसेक्टिंग, दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक एंगल बनता है, इस तरह गैप बनता है, चार एंगल बनता है, गैप बनता है, एंगल अभी पढ़ेंगे अपन आगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये चारों एंगल 90 90 हो जाए, ठीक है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से सेट करूं ये यहां तक बनाओगे तो भी चलेगा, जैसे ये है, इसको समझते हैं पहले। जैसे ये है तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वर्ड जहां पर आ गया, समझो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहां पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों लाइंस के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो इसको अगर, तो ये लो, ये 90 90 90। अगर दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है, पर ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर? पर्टिकुलर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ लाइंस हमारे बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर और पैरेलल तो खास तौर पर बहुत ज्यादा ठीक है। अब आप देखो, अब हम बात करते हैं, लाइंस की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एंगल की। एंगल क्या होता है भाई, कैसे बनता है? देखो बहुत कुछ होता है एंगल के अंदर। एंगल, एंगल कैसे बनता है?
बहुत सारी चीजें एंगल बनाती है डेली लाइफ में। हमारे सीजर को अपन ओपन भी करते हैं इस तरह से, बंद भी करते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी खुलती है एक एंगल बनाती है, ठीक है ना, एंगल बनाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि when two rays meet at a common point या start from a common point, जब दो रे एक सिंगल पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती है या दो रे जब एक ही पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो क्या बनाती है, वो एंगल बनाती है। क्या बनाती है, एंगल बनाती है। देखो ये इन दोनों के बीच का, ये देखो दोनों रे एक कॉमन पॉइंट पर, दोनों हर रे का एक एंड पॉइंट होता है। बताया था मैंने कि रे क्या होती है, विच हैज वन एंड। तो इन दोनों का अगर वो वन एंड वो कॉमन हो, सिंगल हो, ठीक है ना, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है या एक ही पॉइंट पर आकर एंड होती हो, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल बनता है। यही गैप क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। अगर ये गैप खत्म कर दूं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये एंगल, अब इसमें क्या क्या होता है, देखो ये जो जिस कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती है, ये दोनों रेज जिस कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती है, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स हमेशा हर शेप के अंदर एक पॉइंट ही होता है, ठीक है ना। ये दोनों रेस एक दूसरे को जिस कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं अपन, वर्टेक्स कहते हैं। यहां बना आपका एंगल, और ये जो दोनों रेज है, ये दोनों मेरी आर्म्स, ठीक है ना, भुजाएं, आर्म्स। तो यहां भी इनको क्या कहेंगे, ये आर्म्स कहेंगे। ये दोनों भी क्या है, इस एंगल की आर्म्स है, भुजाएं हैं, आर्म्स है, ठीक है ना। एंगल, आर्म्स, और ये इसका वर्टेक्स कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस तरह से एक एंगल बनता है। अब बात आती है इस एंगल को बोलेंगे कैसे। जैसे लाइन को बोला था, लाइन सेगमेंट को बोला था, रे को बोला था, इसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मान लो देखो जरा, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। अब नाम कैसे देंगे, देखो जहां पर जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, एंगल किस किस से मिलकर बना है, ओ ए एक रे है, ओ बी एक दूसरी रे है। तो ओ ए और ओ बी से मिलकर एक एंगल बना है। कैसे बना है, ए ओ बी, ए से स्टार्ट हुए, ए से ओ बीच में आ रहा है, और फिर बी तक चले, इस तरह से। इसको बोलेंगे अपन एंगल ए ओ बी। जब भी किसी एंगल को नाम दो तो बहुत ध्यान रखना, ये नाम देने में बहुत कंफ्यूज होते हैं हम, कि एंगल को नाम दो तो ये जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जहां पर एंगल बन रहा है, वो हमेशा कहां होगा, बीच में होगा। ए और ओ साइड में होंगे। आप इसको बी ओ ए बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ओ तो बीच में रहेगा, ओ हमेशा बीच में रहेगा, ओ ही नहीं। जैसे मान लो मैं कुछ नया नाम दे दूं, एक और ये भी एंगल ही है। एंगल कितना ही बड़ा कितना ही छोटा हो सकता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही बनेगा, एंगल बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ये ए बी सी, ठीक है। तो बीच में कौन है, एंगल किस पर बन रहा है, बी पर बन रहा है ना। तो बी को बीच में रखूंगा, ए बी सी, बी बीच में रहेगा क्योंकि एंगल बी पर बन रहा है। मैं इसको सी बी ए बी कह सकता हूं, लेकिन बी को मैं बीच में रखूंगा तो एंगल कहां बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो इस तरह से एक एंगल बनता है। एंगल किसी भी टाइप से बन सकता है, कैसे ही बन सकता है, ध्यान रखना। आप जितना मुंह खोलोगे उतना ही एंगल बनेगा। ये एंगल ऐसा ही बन सकता है, ठीक है, एंगल ऐसा ही बन सकता है। तो जितना मुंह खोलोगे उतना बड़ा एंगल बन जाएगा। और एंगल को इस तरह से नाम देते हैं, थीटा से जनरली डिनोट करते हैं अपन, पर फिलहाल पर थीटा की बात नहीं करते। तो एंगल, तो इस हिसाब से इसका मुंह खुलने के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं एंगल, अपन बात करते हैं कितने, उसका मुंह खुलने के हिसाब से एंगल कितने टाइप के होते हैं। डिग्री में मेजर किया जाता है एंगल को जनरली, डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री जो भी। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं, देखो आप, अपन टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें, सबसे फर्स्ट में 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल जिन दो बीच लाइंस के बीच में कोई गैप नहीं होता, उन्हें 0 डिग्री एंगल कहते हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में भी 0 डिग्री वो होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो एक्यूट मतलब क्यूट, क्यूट मतलब छोटा सा, छोटा सा मतलब कितना छोटा, ठीक है ना। छोटा मतलब कितना छोटा, 90 डिग्री से छोटा, कितना 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए एक बेसिक लाइन की जरूरत होती है। ये बेसिक लाइन है, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन, और इसी से अपन एंगल को मेजर करते जाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे इस तरह के, ये
लेस देन 90 डिग्री, मतलब 89.99 तक, या अपन कह सकते हैं कि 89 डिग्री मान लो आप, तो लास्ट पॉइंट का मतलब, तो 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, सारे एक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे। सेकंड बात करें अपन राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे अपन क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। फिक्स सिंगल सिंगल वैल्यू होती है 90 डिग्री की, राइट एंगल की सिंगल वैल्यू होती है क्या, 90 डिग्री। और 90 डिग्री, अब ये लेंस कैसी है बताया था मैंने, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, इस तरह से बिल्कुल ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब थोड़ा सा और मुंह खोल दो इसका, तो बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री को थोड़ा सा और बड़ा कर दो, तो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे ये वाले एंगल जो होते हैं इस टाइप के, वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। 90 से तो बड़े हो गए, देखो जरा क्या, और 180 कहां आएगा, 180 यहां होता है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट होता है 180, 180 से छोटा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। इसके और इस लाइन के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे इधर, वो सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। मतलब आप कह सकते हो कि 90 डिग्री से बड़ा, मतलब 91 से लेकर, जनरली अगर सब समझना चाहे अपन, तो 91 डिग्री से लेकर 179 तक, 180 भी नहीं आएगा, 180 से छोटा, लेस देन 180 लिखा, 180 से छोटा, 179 तक के जितने भी एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। 91 से 179 तक ले लो आप जनरली। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा, एग्जैक्ट 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं अपन, ये यहां पर पॉइंट ले लो, एक इधर गई एक इधर गई, तो ये वाला जो एंगल होता है इसे अपन स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिक्स 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, थोड़ा सा ना ऊपर ना नीचे, फिक्स 180 डिग्री, एग्जैक्ट जैसे 90 डिग्री होता है ऐसे ये 180 डिग्री फिक्स होता है, ठीक है ना, हमेशा स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट लाइन जहां बन गई वहां पर 180 डिग्री जरूर बनेगा, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अब 180 डिग्री तक तो आई गया, उससे बड़ा कर दो, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। इससे और नीचे आ जाओ, मतलब ये लाइन है इनिशियल लाइन, तो यहां तक तो रहना ही नहीं अपन को, इससे नीचे आ जाना है। ये जो इधर से मत देखना, इधर से देखना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल है 180 से बड़ा, इसे अपन क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी आ सकता है, ये है ना, ये ऐसे देखना, ये भी क्या है रिफ्लेक्स एंगल है। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पूरा एक राउंड 360 का होता है, 360 डिग्री में से माइनस कर दो। किसी भी एंगल को अगर 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक लास्ट होता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है एग्जैक्ट 360 डिग्री का, कंप्लीट एंगल होता है एग्जैक्ट 360 डिग्री का। एक राउंड पूरा कर दो इस लाइन का, इनिशियल लाइन का एक राउंड पूरा कर दो तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा, पूरा एक राउंड हो जाएगा, ठीक है ना, 12 से 12 बजकर। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री का जो एंगल बनता है, पूरा एक राउंड जो हो जाता है तो एंगल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, राइट एंगल फिक्स 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं 90 डिग्री तक हो गए, 90 डिग्री से बड़े, यानी 91 से लेकर 179 तक, 180 डिग्री से छोटे। स्ट्रेट एंगल फिक्स 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, 180 से बड़े और 360 से, इस लाइन के नीचे जितने भी एंगल बनेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 में से माइनस करते हैं। कंप्लीट एंगल, एक राउंड पूरा होने के बाद एंगल कंप्लीट हो जाता है, यानी 360 डिग्री का एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो ये तो हो गए कुछ टाइप एंगल के। इसके बाद आप देखो, अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स की। जो सबसे इंपॉर्टेंट है
पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे अपन। अब देखो, पेयर है, पेयर में तो दो तो चाहिए ना, दो ही चाहिए, ठीक है ना। हमारी स्लीपर्स का पेयर, शूज का पेयर, पेयर में क्या होता है, दो ही तो होते हैं, तीन थोड़ी होते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ी होता है, तीन ही तो, दो ही तो होते हैं। तो यहां भी देखो दो दो एंगल के पेयर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में अपन लेते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखो दो एंगल, समझना ध्यान से, ये तीन रे मैंने लिए, दो एंगल जिनकी एक कॉमन आर्म होती है और दो नॉन कॉमन आर्म होती है, समझना। ये दो एंगल, ये दोनों एंगल एक इस लाइन के दोनों टच हो रहे हैं, इस वाली आर्म के, देखो रे है, ये तीन रे, ये रे से एंगल बनता है, ठीक है ना। तो इस लाइन से इस रे से ये दोनों एंगल टच हो रहे हैं, अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये इन दोनों के लिए कॉमन हो गया। दो एंगल जिनकी एक कॉमन आर्म होती है और दो नॉन कॉमन आर्म होती है, और दोनों जो नॉन कॉमन आर्म होती है उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होती है। ऐसा नहीं है कि ये कॉमन आर्म है तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म होगी, नहीं, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होती है नॉन कॉमन आर्म, और इन सभी का एक कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स तो कॉमन ही होगा तभी तो एंगल बनेगा, वरना एंगल ही क्यों बनेगा, ठीक है। तो दो एंगल जिनकी एक कॉमन आर्म होती है और दो नॉन कॉमन आर्म होती है, और दोनों नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड होती है, ठीक है ना। कहीं भी हो सकती है, कैसे भी ले लो आप, जैसे मान लो ये भी लिया मैंने, तो एक ये और एक ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि यहां इस पॉइंट पर ये दो एंगल बन रहे हैं, इनकी एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है जो इसके अपोजिट साइड है, ठीक है ना। कहीं भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, इस तरह से। तो ऐसे दो एंगल जिनकी एक कॉमन आर्म होती है और दो नॉन कॉमन आर्म होती है, ठीक है ना, और दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या होती है, अपोजिट साइड होती है कॉमन आर्म के, ठीक है ना, ठीक है। इन्हें कहते हैं अपन एडजेसेंट एंगल। इसके अलावा मान लो सेकंड होता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, अगर इन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए, 180 डिग्री एंगल कब बनता है, स्ट्रेट लाइन पर, अगर इन्हीं दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। एडजेसेंट एंगल तो तब भी रहेंगे वो, पर उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर नाम उनको दे सकते हैं अपन, लीनियर पेयर। इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसा करके बिल्कुल सीधा कर दूं, ऐसे थोड़ी सी भी ऊपर हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इन दोनों का सम, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लो, ठीक है ना, इधर भी एंगल 1 और एंगल 2, तो अगर इन दोनों एंगल का सम, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then they are called linear pair। लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में बनेगा, ध्यान रखना। जहां भी किसी भी डायग्राम में, कितना ही बड़ा, कितना भी टफ डायग्राम हो, आप जहां भी स्ट्रेट लाइन देखोगे बीच में से कटती हुई, तो वहां पर एक लीनियर पेयर बनेगा जिनका सम हमेशा 180 होगा। स्ट्रेट लाइन ढूंढना पहले, ठीक है ना, 180 बनाने के लिए। तो लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो, ठीक है ना, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल, ध्यान रखना, एंगल तो कोई सी 180 बन जाते दो, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों एंगल है, ये 90 डिग्री है, मान लो ये 90 डिग्री, तो दोनों 180 है तो एडजेसेंट है, वो लीनियर पेयर में होगा, नहीं। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है, या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो, किसी भी साइड हो सकता है। एक चीज समझ लो, जैसे मान लो ये दो लाइन है, यहाँ पर चार लीनियर पेयर है, 1 2 3 4, चार एंगल बन गए, 1 2 3 4, चार एंगल बन गए। अगर इन दोनों को ले तो ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को लेते हो तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये लीनियर पेयर है। इन दोनों की बजाय आप अगर इन दोनों को लेते हो तो ये भी देखो स्ट्रेट लाइन है, तो 2 और 3 का सम भी क्या है, 180 डिग्री है, तो ये भी लीनियर पेयर है। ऐसे ये भी लीनियर पेयर, और ये चार लीनियर पेयर बनते, दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो चार लीनियर पेयर बनते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ बनता है, आगे बताऊंगा। थर्ड आता है आपका, देखो वर्टिकली। चलो इससे पहले दो चीजों समझ लेते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब पेयर की बात ही कर रहे हैं तो इनको भी लेते हैं जरा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम हमेशा 90 होता है। When the sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary to each other। ठीक है ना? इन पर बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कौन? एंगल 1 एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल 2 एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम 90 है। जैसे मान लो 60 डिग्री के साथ, 60 डिग्री के साथ में क्या रखूं? 30 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना होता है? 90 होता है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। इस तरह से 88 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 2 डिग्री, क्योंकि 88 प्लस 2 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 88 डिग्री का 2 और 2 का 88। ठीक है ना? किसी भी एंगल का मान लो मुझे 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, मैं क्या करूंगा? वैसे पता लग रहा 40 डिग्री होता है, पर निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर दो 50 को। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 90 डिग्री में से माइनस कर दो। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह दिए, ठीक है। कोई ऐसा एंगल, द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, एक ऐसा एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। एक ऐसा एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, यानी कोई एंगल है एक्स जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है। खुद का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों सेम है, तो सेम है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ये x का कॉम्प्लीमेंट्री x ही है, वो कह रहा है एक एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी x खुद का, ये x का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना? तो दूसरा भी x ही होगा, दोनों का सम कितना होगा चाहिए? 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिवाइड बाय 2, यानी 45 डिग्री। देखो आप, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 है, क्योंकि 45 प्लस 45 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे ही इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। रिलेशन याद होना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है। हो सकता है एक एंगल दूसरे का हाफ हो, अपने कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ हो। ठीक है ना? When an angle is half of its complementary, अगर एक x हुआ तो दूसरा क्या होगा? x/2 होगा। तो ध्यान रखना में रिलेशन का, जैसे ये हो गया तो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सम 90 डिग्री लेकर चलना है हमेशा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1x यानी 3x/2। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 90 इंटू 2/3, यानी कितना हो गया? 60 डिग्री। देखो एक 60 है, दूसरा कितना है? 30 है, तो 60 डिग्री का हाफ हुआ ना 30 डिग्री। ठीक है? इस तरह से कोई भी रिलेशन बन सकता है, बस दोनों को रिलेशन को लेकर आपको सम करके रेशो में दे सकता है। मान लो दो एंगल्स जिनका रेशो है 4:5, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका रेशो है 4:5। ठीक है ना? तो 4:5 है, तो रेशो वाले एंगल क्वेश्चन हमेशा कैसे करते हैं अपन? मान लो एक एंगल 4x हुआ, दूसरा कितना हुआ? 5x हुआ। एक 4x हो गया, दूसरा कितना हो गया? 5x हो गया। दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशो दिया हुआ है 4:5, तो एक 4x हो गया, दूसरा 5x हो गया, तो अपन हमेशा करते हैं दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 4x प्लस 5x कितना हो गया? 9x। x इज इक्वल टू 90/9, यानी 10 डिग्री। तो एक एंगल तो हो गया 4 इंटू 10, क्योंकि 4x है ना, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40 डिग्री। और दूसरा हो गया 5x, यानी 5 इंटू 10। x की वैल्यू 10 आई है ना, तो पुट कर दो। x की वैल्यू 10 आई है तो पुट कर दो। 50 डिग्री हो गया। 40 और 50 90, एक 40 डिग्री हो गया, दूसरा 50 हो गया। दोनों का रेशो निकाल के देख लो, 44:5 आएगा। इसी तरह से एक और पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। क्वेश्चन उसके भी लगभग सेम ही होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जिनका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सिंबल है, ध्यान रखना। ये 1 और 2 3 नहीं कर रहा हूं। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन सेम बनेंगे। ठीक है ना? अब जैसे 180 मान लो 120 है, तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि 180 प्लस 60 कितना होता है? 120 प्लस 60 कितना होता है? 180 होता है।
एक एंगल जो खुद का सप्लीमेंट्री है 90, क्योंकि 90 का सप्लीमेंट्री 90 होगा, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है 180 होता है। तो इस तरह से सेम क्वेश्चन वहीं भी बन सकते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने बनाए थे वही सेम क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बनते हैं, बस वहां पर इक्वल में 90 रखते थे, यहाँ पर क्या रखेंगे 180 रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं 180 में से माइनस करते हैं। तो इधर देखो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर, इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की ओर बात करते हैं अपन। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे भाई? जब भी दो लाइन व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो दो पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की। देखो इस तरह से जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टेक्स है वर्टिकली अपोजिट, एक इधर तो दूसरा इधर, चार एंगल बन रहे हैं, चार एंगल बन रहे हैं यहां पर। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एंगल जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, वो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे मान लो इनको नाम दे दो 1 2 3 और 4। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा 3, अपोजिट में एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा एंगल 3, और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा एंगल 4। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ये 20 तो ये भी कितना होगा 20 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। अब मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे लीनियर पेयर ही बनता है, एक ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही चीज बनेगी। देखो 1 और 2 आसपास वाले एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन बननी तो ये लीनियर पेयर ही बन रहा है, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना साथ के साथ। या वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है स्ट्रेट लाइन तो हमेशा क्या बनते हैं दो वर्टिकली अपोजिट बनते हैं, दो पेयर बनते हैं अपोजिट में। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। अगर आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, बिना सोचे समझे बता दो, रीजन लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके अलावा देखो अल्टरनेट, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं, अल्टरनेट से पहले ट्रांसवर्सल, सिंपल सी चीजें बीच में समझ लो। ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। जैसे मान लो दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, कुछ इनको दोनों को बीच में से कट करती हुई जो लाइन जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे ट्रांसवर्सल कहेंगे। किसी भी तरह से आ सकती है, दो या दो से ज्यादा लाइंस को जो इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जाती है सिंगल लाइन, उसे अपन क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल सिंगल। ऐसे समझ लो इसको, तो भी काम आने वाला है, नाम काम आएगा। तो अब हम बात करते हैं एक और पेयर की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनेंगे? देखो ये इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल का पर्टिकुलर केस था, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इसके बाद जितने भी पेयर बनाने वाला हूं मैं, उन सबकी एक पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और तीसरी ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करेगी कोई लाइन, तभी बनेंगे अल्टरनेट। क्योंकि अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस जेड बनेगा। क्या बनेगा? जेड बनेगा। ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, एन बन सकता है। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है। अब यहां पर देखो आप, एक तो जेड ये बनेगा, बन रहा है। एक ही लाइन के अपोजिट साइड में ऊपर और नीचे जो एंगल बनेंगे ना, ये जेड में, जेड आप देख लो, जेड बनाकर देख लो, जेड बन रहा है। जेड में दो ही एंगल बनते हैं, तो ये और ये, कोई तीसरा एंगल बनता है नहीं जेड में। तो और एक जेड ऐसा ही बनता है, ये बन रहा है जेड, उल्टा जेड बन रहा है। ठीक है ना। अगर अपन बात करेंगे 1 2 3 4 की, यहां पर अगर हम बात करें तो इस 1 का 4 नहीं होगा, 1 का इसके अपोजिट में नीचे की तरफ 3 होगा। ठीक है ना, जेड बनाकर देखो आप, बाकी सबको मिटाकर। तो एंगल 1 का, एंगल 1 के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 का अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 3, और एंगल 2 का एंगल 4, क्रॉस में इधर से इधर, इधर से इधर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनेंगे? जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी। तो आप जेड फिगर ट्रांसफर दे रखिए, तो आप जेड फिगर पर ध्यान दो, जेड फिगर कहां बन रहा है।
लाइन टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन जब भी बनेंगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई बड़ा डायग्राम हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा हो, कैसा भी हो, एन बनेगा, जेड, मतलब जेड बनना चाहिए कुल मिलाकर के। ऐसे बनाओ जेड, आगे टेढ़ा होकर बनाओ, चाहे सीधा होकर बनाओ, चाहे उल्टा जेड बनाओ, कैसे ही बनाओ, जेड बनना चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन पे ये जेड जो बनेगा, ये वाला जेड, ये तो इसमें इस जेड में ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये ठीक है। दो पेयर बनते हैं अंदर की तरफ, दो बार बनते हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। इसके अलावा देखो आप दो पेयर और हम पढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी पैरेलल लाइन की कंडीशन में बनते हैं, इनके लिए भी पैरेलल लाइन होनी चाहिए, इनके लिए भी ट्रांसवर्सल होना चाहिए। ये इस लाइन के ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ बनता है, दूसरा उस तरफ बनता है अल्टरनेट, तो ये दोनों एक ही तरफ बनते हैं, इनकी पोजीशन सेम होती है, एक ही तरफ बनते हैं। जैसे एफ, एफ बनेगा यहां पर, एफ चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, देखो एफ को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दो तो ये ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। यहां पर देखो इस लाइन के एक तरफ या तो इधर देखो इधर देखो, अगर उधर देखते हो तो ये ऊपर वाला और ये भी ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन पर, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सेम साइड सेम पोजीशन। इधर देखो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 की, तो देखो इधर अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 2, 6 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 2। नीचे आओगे लाइन की तरफ की बात करो, खाली एक तरफ देखना कॉरस्पॉन्डिंग में, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 7, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा 7। इधर देखो लाइन की तरफ, अब इस तरफ देखोगे तो ऊपर ऊपर एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा एंगल 5, और नीचे एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा एंगल 8। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बी ऑलवेज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के या तो इस साइड बनेंगे या इस साइड, सेम साइड बनता है। अल्टरनेट एक इस साइड होता है दूसरा उस साइड होता है जेड में, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है एफ में दोनों एक सेम साइड होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम साइड बनते हैं, सेम पोजीशन पे। ऊपर है, अगर ये वाला ऊपर है इस लाइन के तो ये भी ऊपर ही होगा इस लाइन के, ठीक है ना। अगर ये नीचे है तो दूसरा भी नीचे ही होगा इस लाइन के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरह से इक्वल होते हैं। ये लाइन की इस तरफ देख लो आप, अल्टरनेट इस तरह से बनते हैं। और एक को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इनके लिए भी लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है। देखो ये हो गए सेम पोजीशन वाले हो गए। अब ये इंटीरियर, इंटीरियर मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले। को इंटीरियर एक साइड पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले, ये 1 और 2 ये दोनों को इंटीरियर है। एक दूसरे की तरफ मुंह फुलाकर बैठे होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, आमने सामने आमने सामने, ठीक है ना। ये एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। इधर भी हो सकते हैं ये। इसका को इंटीरियर ये है, यानी एंगल 1 ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है एंगल 3 का एंगल 4 के साथ। इनका सम 180 होता है। एंगल 1 का एंगल 2 के साथ 180 होगा। एक तरफ एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना। ये मूवी देख रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के सामने बैठ के, वो वाली चीज है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180। एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा 180। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, को इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। एक ही साइड होते हैं, एक ही साथ बैठते हैं, आमने सामने मुंह करके, इस तरह से। तो ये कुछ पेयर्स है जो बहुत ज्यादा काम आएंगे और बहुत काम आने वाले। अगर इस पूरे डायग्राम के अंदर हमें एक एंगल पता लग गया तो हम सारे एंगल बता सकते हैं, सारे एंगल बता सकते हैं, सबकी वैल्यू निकल जाएगी।
ठीक है। अगर मान लो इसको मैं बोल दूं ये 100 डिग्री का भैया, क्या क्या बन रहा है यहां पर देखना डायग्राम के अंदर। यहां पर दो लाइन क्रॉस भी कर रही है, कर रही है। यहां पर जेड भी बन रहा है, यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एफ भी बन रहा है। देखो एफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यूं करके, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल ही बन रहे हैं, सभी बन रहा है यहां पर, सारे बन रहे हैं। अगर ये 100 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट, इसका वर्टिकली अपोजिट ये और ये दो लाइन क्रॉस करती है तो ये और ये और ये भी 100 होगा। अगर ये 100 है तो भैया जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड में ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 100 तो ये भी क्या होगा 100 होगा। अब ये 100 है तो यहां भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये 100 तो उधर भी क्या होगा 100 होगा। ये देखो लीनियर पे स्ट्रेट लाइन, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन जहां मिल जाए लीनियर पेयर बनता है, ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 होता है। 180 में से अगर मैं 100 को माइनस कर दूं तो 80 बचेगा, हो गया 180। अब ये 80 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये 80 और इसका अल्टरनेट ये 80 है तो ये भी 80 और ये 80 तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 80। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर एक ही साइड बनते हैं सेम पोजीशन पे। देखो ये 100 और ये भी 100 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं ना, इसे बताया था एफ बनता है ये और ये, या फिर नीचे 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 वाले देख लो, ये 80 ये भी 80, कैसे भी कर लो आप, बहुत ध्यान से समझना है देखना है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है कि ये चीजें समझ में आने के बाद भी हमें, ये चीजें समझ में आने के बाद भी जो बड़े बड़े डायग्राम आते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें ढूंढने पड़ता है, ढूंढ मिलते ही नहीं है। जैसे मान लो कोई भी ट्रेपेजियम अपने ले लिया, ट्रेपेजियम में क्या क्या बनता है, कब कहाँ कैसे बनता है। ट्रेपेजियम में हमको पता है कि एक पेयर पैरेलल होता है, ये वाला पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल है, पैरेलल है तो अल्टरनेट भी बनेगा बनेगा। कब बनेगा, जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे। मैंने अगर ये डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं तो देखो ये पैरेलल और ये जेड फिगर, ये नॉन पैरेलल है, ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रखना ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये जेड फिगर बन गया अल्टरनेट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसा जेड बन जाएगा, बन गया ये और ये अल्टरनेट एंगल। हमेशा ध्यान रखना हमेशा बनेगा, ट्रेपेजियम के अंदर डायगोनल ड्रॉ करते ही अल्टरनेट एंगल हमेशा बनते हैं, आप बना सकते हो जरूरत पड़े तो। इसके अलावा मान लो इसी ट्रेपेजियम में और क्या होता है वो भी देख लो। जब ये दो पेयर पैरेलल है तो पैरेलल में ये देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है और यहां दो ट्रांसवर्सल रखी, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये को इंटीरियर एंगल बनते हैं जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। इनका सम कितना होता है 180। यहां भी ये भी सेम है, इनका सम नहीं होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है इसलिए को इंटीरियर इनके बीच बनेंगे, ये दोनों और ये दोनों, इनका सम हमेशा 180 होगा। ये दो चीजें फिक्स होगी हमेशा ट्रेपेजियम के अंदर, ध्यान रखना कि ये दो चीजें लगती है, ठीक है ना। वैल्यू निकालनी हो, प्रूफ करना हो कई सारी जगह पे। इसके अलावा पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम में बहुत कुछ होता है। पैरेललोग्राम की जनरल प्रॉपर्टीज बहुत होती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखो जब लाइन पैरेलल है तो बनना ही है। अगर आप ये डायगोनल ड्रॉ करते हो तो देखो ये जेड बन गया, ये वाला और ये वाला, यहां पे ऐसे भी बन जाएगा, एन भी बन जाएगा, एन, क्योंकि ये भी पैरेलल है तो ये वाले और ये वाली भी अल्टरनेट होंगे। एक लाइन के इस तरफ होता है दूसरा उस तरफ होता है, ध्यान रखना अल्टरनेट में। दूसरा डायगोनल ड्रॉ करोगे तब भी बनेगा ये और ये और ये और ये, क्योंकि दोनों साइड से बन रहा है इसमें जेड, क्योंकि ये भी पेयर पैरेलल है, ये भी पेयर पैरेलल है, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम में इसमें देखो वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट ट्रेपेजियम में बन रहा था। ट्रेपेजियम में आप दो डायगोनल ड्रॉ करोगे ना तो देखो वर्टिकल अपोजिट बन रहा है, ध्यान रखना इन सब चीजों को अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बन रहा है, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं हमेशा। ये क्या है कि जब कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी अपन प्रूफ करते हैं तब ये चीजें बहुत काम आती है। तो यहाँ पर ये चीजें बन रही है, हम करेंगे प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आगे करेंगे, पर सिमिलरिटी पढ़ेंगे जब, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बताएंगे। ये अल्टरनेट एंगल है, देखो लाइन के एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ठीक है ना, ये एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, इस तरह से, तो ये फिक्स से बनेंगे। इन्हीं को ध्यान में रखना है अपन को और कुछ नहीं करना। पैरेललोग्राम के हुआ, ट्रेपेजियम में हुआ, ज्यादातर ये दो ही डायग्राम दिए जाते हैं हमको, ठीक है ना, खासतौर पर पैरेललोग्राम तो बिल्कुल।
ट्रेपेजियम हुआ, बाकी रोम्बस वोम्बस सब में आपको तो सिर्फ ये देखना है कि लाइन पैरेलल गिवन है। पैरेलल लाइन गिवन होगी तो समझ लो अल्टरनेट को पहले ढूंढो। स्ट्रेट लाइन दी है, दो लाइन क्रॉस कर रही है, वर्टिकल अपोजिट ढूंढो। कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है, कभी कभार बनता है तो हमें ढूंढना पड़ता है, मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो मैं आपको बात करूं कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में, ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी मैंने, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये दो लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो सेम पोजीशन पे जो बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें ऐसी समझने के लिए, और आज मैंने ऑलमोस्ट आपको जो सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं जहां हमको ऐसे ही कुछ एंगल्स के पेयर ढूंढने होते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स क्लियर करेंगे, जैसे सिमिलर ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी ऐसा मतलब जिसमें ये सब चीजें काम आ रही है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि आपको ये बेसिक चीजें एक बार समझ में आ जाएगी, तो वहां आप उन चीजों को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कहां कब कैसे क्या बनता है। ठीक है ना, इन शेप्स का ही अपन को ध्यान रखना है और मैंने बता दिया है कब क्या बन रहा है। तो ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आगे और भी वीडियोस देखने के लिए, अपने चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए वीडियोस देखते रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।